नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडक्शन। और एक अवस्था होती है प्लाज्मा। तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर होगा सभी। दूसरा क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का सूत्र होता है। तो शुष्क बर्फ यानी कि ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर है इसका तीसरा है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है। तो पारा होती है वो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्पीशीज परमाणु हैं। तो CO2, O2 और PO3-2 ये तीनों हैं अणु। और यहाँ पर बचा हीलियम होगी हमारी परमाणु। तो कौन सा कण आवेशहीन होता है। तो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है जीवन की मौलिक इकाई होती हैं। तो कोशिका को ही जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है चाल का सही सूत्र है। तो चाल का सही सूत्र होगा दूरी बट्टे समय। तो चाल बराबर होगा दूरी बट्टे समय। तो इसका आपका ऑप्शन होगा डी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। किसी ध्वनि तरंग के लक्षण होते हैं। तो ध्वनि में आवृत्ति होती है, आयाम होता है और ध्वनि का वेग होता है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो मधुमक्खी में मधु और मोम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान से संबंधित, जिसका पहला क्वेश्चन है पदार्थ के कणों के बीच। तो पदार्थ के कणों के बीच में एक तो रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण भी होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि ठोस से अगर पिघलकर द्रव में बदल रहा है यानी कि पदार्थ का गलनांक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलाइडी एक प्रकार का विषमांगी विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ विद्युत का सुचालक होती है। तो धातु विद्युत की सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश खेती मानसून पर आधारित होती हैं। तो भारत में जो खेती की जाती है अधिकांश खेतियाँ वो मानसून पर आधारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु का केंद्र। तो परमाणु के केंद्र को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगे होती हैं। लघुरात्मक प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है अणु किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु का जो समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको अणु कहते हैं। यानी कि मान लो एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ से क्या बनेगा H2, यानी कि यहाँ पर 2 परमाणु है। जैसे CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, अणु होंगे। अगला प्रश्न है ऊतक किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका अपना कोई विशेष कार्य हो उनको ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। तो यानी कि एक रेखा के अनुदिश होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि एक इनिशियल पॉइंट यहाँ है और फाइनल पॉइंट यहाँ है। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम सहरेखीय गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बल का सूत्र। तो बल का सूत्र को हम F बराबर ma द्वारा दर्शाते हैं, जहाँ पर m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है जो न्यूटन ने दिया और इसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है उर्वरक किसे कहते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो फसलों की वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार के लिए काम में लिए जाते हैं उर्वरक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक किसे कहते हैं। सम यानी समान, स्थान यानी जगह, यानी कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो
लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जूल कार्य किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अगर कार्य को 1 जूल करना है तो बल का मान भी क्या करना पड़ेगा 1, और विस्थापन का मान भी करना पड़ेगा 1। यानी कि 1 न्यूटन बल के द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर होने वाले विस्थापन को 1 जूल कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु, जल तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल है वो ठोस में सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर वायु, जल और लोहे, इनमें से सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ है वो है लोहा। यानी कि जल तो द्रव्य पदार्थ हो गया, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की जो चाल होगी वो लोहे में होगी। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध बताइए। हम जानते हैं कि v बराबर होता है f गुणा लैम्डा। यानी कि वेग, ध्वनि का जो वेग होगा वो आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का गुणनफल के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों के संयोजन परमाणु की संयोजकता के उपयोग से अणु सूत्र लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। हम जानते हैं कि सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 1, यानी कि, और क्लोरीन की होती है -1। तो सोडियम की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सोडियम को 1 से मल्टीप्लाई किया Na, क्लोरीन को 1 से मल्टीप्लाई किया Cl, तो यहाँ से बन गया NaCl। अगला क्वेश्चन है अमोनियम फॉस्फेट। तो हम जानते हैं अमोनियम को लिखते हैं NH4+ से और फॉस्फेट को लिखते हैं PO4- से। तो इसके ऊपर यहाँ से आया 1, यहाँ पर -3, तो यहाँ से आया 3। तो दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NH4 तो हुआ 3 से मल्टीप्लाई, और PO4 हुआ मल्टीप्लाई 1 से। तो यहाँ पर बना NH4 का होल थ्राइस डॉट PO4। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg+2 से और ब्रोमाइड को लिखते हैं Br- से। तो Mg+2 से आया 2, Br-1 से आया 1। अगला क्वेश्चन है समभारिक किसे कहते हैं? कार्बन परमाणु में द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक को लिखिए। तो सम यानी समान, भारी का मतलब भार, यानी कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो समभारिक कहलाते हैं। तो कार्बन को C से डिनोट किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होगा 12। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है और इसके कार्य लिखिए। तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहरी भाग में पाई जाती है और कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कोशिका को आकृति तथा आकार प्रदान करना, और दूसरा इसका कार्य होता है कोशिका के जो आंतरिक भाग होती हैं उनकी सुरक्षा करना। क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं और इसके कार्य बताइए। तो कोशिका का बिजली घर है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो कार्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन में जो पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करके उनको ऊर्जा का निर्माण करते हैं तथा उनका कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। ये कोशिका जो ऊर्जा बनती है वो ATP के रूप में जो एकत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन है रेखित अरेखित तथा हृदयक पेशियों का एक कार्य लिखिए। तो रेखिक पेशी होती है जो हमारे शरीर के अंगों को गति प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद में अरेखिक गति का रेखिक पेशी जो अनिश्चित क्रिया जैसे पलक झपकाना आदि कार्य पेशी द्वारा की जाती हैं। तीसरी है हृदय पेशी। हृदय से नाम से आ रहा है कि ये हृदय के संकुचन और विस्तार के लिए उत्तरदायी पेशी होती हैं। अगला क्वेश्चन है चाल, वेग और त्वरण को सूत्र द्वारा समझाइए। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय और वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। अगला है त्वरण होते हैं जो वेग में परिवर्तन बट्टे समय, यानी कि वेग में जितना परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन होने में कितना समय लगा उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा त्वरण प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गति का प्रथम द्वितीय नियम को लिखिए। तो गति का प्रथम नियम है कि इस नियम के अनुसार वस्तु की स्थिति और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गति का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, यानी कि F वो समानुपाती होगा P/T, यानी कि जितना संवेग में परिवर्तन होगा उसको अगर समय से डिवाइड कर लेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि जहाँ पर भी अगर दर आ जाए
दर आने का मतलब है समय से भाग देना। तो हम एक बार पूरा विस्तार से समझ सकते हैं कि अब हम जानते हैं बल होता है संवेग में परिवर्तन, यानी कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, उसको हम t से डिवाइड कर लेंगे। और हम जानते हैं संवेग बराबर होता है m गुणा v। अगर p की जगह हम m गुणा v लिख देंगे तो m v2 माइनस m v1 बटे t। यहाँ से v2 m को कॉमन ले लिया, यहाँ से आया v2 माइनस v1 डिवाइड कर दिया t। ये एक प्रकार का हो गया हमारा वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हमारा बल का सूत्र आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो हम जानते हैं कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसको हम अगर डिनोट करें तो W बराबर होता है m गुणा g, जहाँ m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो g का मान हम जानते हैं कि होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आ गया W बराबर 10 तो हो गया द्रव्यमान, इसको मल्टीप्लाई किया 9.1 से, यहाँ से आ गया W बराबर 98 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति का सूत्र तथा इसके मात्रक लिखिए। तो शक्ति हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कि हमने जितना कार्य किया और हम जानते हैं कि दर आया तो वह उसको हमेशा t से डिवाइड करते हैं। तो P बराबर हो गया हमारा W/T, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और शक्ति का मात्रक जो होता है वो हमारा जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो ध्वनि की प्रबलता होती है, ध्वनि के लिए कानों के संवेदनाओं की माप को ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। यानी कि हम किसी ध्वनि को अपने कानों से कितना महसूस कर सकते हैं वो ध्वनि की प्रबलता होती है। और ध्वनि की तीव्रता की एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में निकलने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मान लो यानी कि ये है कोई एरिया है, इस एरिया से क्या गुजर रही है, ध्वनि की ऊर्जाएं गुजर रही है। इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितनी ध्वनि की ऊर्जा 1 सेकंड में गुजरेगी उसको हम बोलेंगे ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनि क्या है, पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। तो वे ध्वनि जिनको हम कानों से नहीं सुन सकते, यानी कि ऐसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति होती है जो 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है और हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, उस प्रकार की ध्वनि को हम पराध्वनि कहते हैं। और इनका मुख्य जो उपयोग होता है वो सर्पिलाकार आकार, जैसे यानी कि इस प्रकार के आकार की जो कोई वस्तु होती है जिनके अंदर से होकर वायु गुजर नहीं सकती, उनको साफ करने के लिए पराध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अवयव को भी साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह जहाँ पर अन्य डिवाइस नहीं पहुंच सकते, जिनकी दरारें जैसे छोटी छोटी बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, उनकी जगह पर भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धातु के पिंडों को ढूंढने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी तथा गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद और उर्वरक में 3 अंतर लिखिए। तो खाद होती है वो मृत पौधों व जानवरों से प्राप्त की जाती हैं, और उर्वरक होती है वो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं। और खाद होती हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं, और उर्वरक है वो आमतौर पर प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त होती हैं, उसे रासायनिक पदार्थ द्वारा हम बनाते हैं। और खाद में ह्यूमस की मात्रा होती है, लेकिन उर्वरक में किसी प्रकार की ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। अगला है, इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन उर्वरक में है वो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को समझाइए, इस मॉडल की कमियों को लिखिए। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था जो स्क्रीन पर दिया गया इस प्रकार का कुछ मॉडल था, और इसमें रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा के जो कण थे, अल्फा कणों को उसने, जिसको जो हीलियम के नाभिक होते हैं, उनको एक सोने की पन्नी पर उनकी बौछार की थी। उनमें से क्या हुआ, अधिकतर कण थे जो टकराकर वापस अलग अलग दिशा में चले गए, लेकिन बहुत सारे कणों में एक ऐसा कण था जो वापस 180 डिग्री पर वापस उसी दिशा में लौट गया। तो इस प्रकार जो है रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, और कुछ भाग में परमाणु के चारों ओर कण हैं जो बिखरे रहते हैं, और परमाणु के नाभिक होता है वो सबसे ठोस जगह होती है। और क्योंकि जो अल्फा कण था वो उस जगह से टकराकर वापस आया था, और अन्य जो कण थे वो अन्य दिशा में बिखर गए थे। तो इस प्रकार उन्होंने बोला कि परमाणु का एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, गोलाकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते थे। लेकिन इनकी मुख्य कमी ये रही कि इसने बताया कि कण बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन है वो सर्पिलाकार आकार में गति करते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो गति करेंगे
गति करेंगे तो आखिरकार उसका जो त्वरण है वो कम हो जाएगा। त्वरण कम होने के कारण वो वापस नाभिक की ओर आकर्षित होंगे, यानी कि नाभिक के अंदर आकर गिर जाएंगे। तो इस समस्या को वो हल नहीं कर पाया। तो ये डी रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल थी उसकी मुख्य कमी थी। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक के 2 कार्य लिखिए और तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका का 2 मुख्य कार्य होता है हमारे मस्तिष्क तक संकेतों को ट्रांसफ़र करना, संकेतों को भेजना, यानी कि एक प्रकार से डाटा ट्रांसफ़र का कार्य करती हैं। उसके अलावा शरीर का जितने भी भाग होता है, शरीर के जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, उन पर जो नियंत्रण का जो कार्य करती हैं वो हमारी तंत्रिका कोशिका करती हैं। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तंत्रिका कोशिका इस प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का गणितीय सूत्र लिखिए। 15 kg द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति करते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है हाफ mv² होता है, जहाँ m होते हैं वस्तु का द्रव्यमान और v होता है वेग। तो हमें दिया है वस्तु का द्रव्यमान 15 kg और वेग इसका 4 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1/2 द्रव्यमान का मान है 15 गुणा v का मान है 4, तो v का यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आया 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ से आया ये कट के 8 बार, तो यहाँ से आ गया 15 गुणा 8 यानी कि 120 जूल। तो यहाँ से हमारी गतिज ऊर्जा का जो मान होगा 120 जूल आएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को परिभाषित करते हुए ध्वनि की मात्रक प्रबलता मनुष्य में ध्वनि सर्वोच्चता का प्रयास बताइए। यानी कि ऊर्जा का वह रूप जिसे हम सुन पाते हैं तथा जो वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है, उस प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसको हमें ध्वनि कहते हैं। यानी कि ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है और इसका उपयोग ध्वनि की मात्रक प्रबलता जिसे ध्वनि के स्तर को मापा जाता है, यानी कि ध्वनि का स्तर क्या है मापने के लिए मात्रक होता है वो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अगला है इसका मनुष्य में श्रव्यता प्रयास, यानी कि मनुष्य में जो श्रव्यता प्रयास होती है वो सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। और अगर उसको किलो हर्ट्ज में चेंज करें तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है हमारी मनुष्य में श्रव्यता की प्रयास होती है, यानी कि इससे कम और इससे ज़्यादा हम नहीं सुन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोर का प्रामाणिक मॉडल। बोर की कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र लिखिए। किसी परमाणु K और L कोष में भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है वो आपको स्क्रीन पर दिया गया है, उस प्रकार का कुछ होता है। और बोर अगला दिया है इसने किसी परमाणु K और L कोष भरा है, तो K यानी कि 1। हम जानते हैं कि परमाणु के K कोष में कितने अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला है 2n², यानी कि n की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे 2 गुणा 1 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। और L जिसका ये 2 नंबर कक्षा होती हैं, तो यहाँ n की वैल्यू 2 रखे तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा 2 गुणा 4 यानी कि 8। यानी कि L में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो दोनों को ऐड करें तो 10, यानी कि कुल हम 10 इलेक्ट्रॉन है वो भर सकते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कुल होगी 10, और 10 होगी तो परमाणु का नाम होगा नियोन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो विपज्योतक, जाइलम और फ्लेम जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन तीनों की जो टिप्पणी है कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका और भी दिया है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक, इन तीनों पेशियों को विस्तार से स्क्रीन पर दिए गए हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्य। इन कार्य पर टिप्पणी लिख ली। कार्य बराबर हम जानते होता है F गुणा S, यानी कि किसी बल द्वारा उसकी दिशा में जितना विस्थापन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। मान लो कोई वस्तु है यहाँ पर इस पर बल लग रहा है 2 न्यूटन, और यहाँ से ये विस्थापित होकर यहाँ पर आ गई है, तो इनके बीच में मान लो विस्थापन हुआ है 10 मीटर। तो इस पर जो कार्य कितना हुआ है, कार्य होगा 2 गुणा 10 यानी कि F गुणा S। बल की दिशा में हो रहा है विस्थापन, तो इसको बोलेंगे 20 न्यूटन। यानी कि किसी बल द्वारा उसकी दिशा में वस्तु को जितना विस्थापित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को
3 से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ से उठाकर इसने हमें यहाँ तक यानी कि 6 मीटर की ऊंचाई तक लेके गए हैं, और इसका जो द्रव्यमान हमें इसने दिया है 10 kg, और हमको बताना है इसमें कितनी ऊर्जा विद्यमान होगी। यानी कि इस वस्तु को वापस नीचे लाने में जितना कार्य किया जाएगा वही उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। अब देखो बल, इस हम जानते हैं W बराबर होता है F गुणा S, लेकिन F का मान क्या है, तो F बराबर होगा, इस पर द्रव्यमान कितना है 10, और इसके नीचे त्वरण F बराबर होता है M गुणा A, त्वरण नीचे लग रहा है G, तो 10 गुणा G कितना है 9.8, तो यहाँ से आ गया बल का मान आ गया 98 न्यूटन। और विस्थापन कितना हुआ है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक गई है, तो विस्थापन कितना हुआ 6 मीटर, तो W, तो यहाँ से आ गया F हो गया 98, विस्थापन हुआ है 6, तो यहाँ से आ गया 8 छंगे 48, 4 54 58 588, तो यहाँ से ऊर्जा की मात्रा कितनी आएगी 588 जूल। पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि मान लो कोई धनुष है, इसको तान के रखा है, ठीक है। अब इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। जब इस तीर को हम छोड़ देंगे तो तीर में कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई, लेकिन उसमें कोई ना ही ये कम हुई है ना ही ज़्यादा हुई है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दूसरा है शक्ति पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर, यानी कि W/T, यानी कि जितना कार्य किया जाता है उसको हम अगर समय से विभाजित कर देंगे तो हमें शक्ति प्राप्त होगी। यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि मैंने एक मान लो कार्य किया है, W बराबर किया है 10 जूल कार्य किया है, और इसको करने में मुझे समय लगा 5 सेकेंड, तो मेरी जो शक्ति होगी P बराबर 10/5, यानी कि 2 वाट। यानी कि मैंने 2 वाट की शक्ति मेरे पास थी, तब मैंने जाके 10 जूल का कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी। इसका अगला पॉइंट है ऊर्जा के प्रकारों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के प्रकार को हम दिए गए स्क्रीन पर ऊर्जा के प्रकार निम्न प्रकार हो सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और बाकी दिए गए प्रकार जो आपको स्क्रीन पे शो किए जा रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।